बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनएलएम में हम अगर देखें तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फोर्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए अगर फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है। फोर्स एक फिजिकल कॉज है जो किसी बॉडी के शेप, साइज या फिर उसके पोजीशन में चेंज कर सकता है। ठीक है, तो क्या है, a physical cause that can change shape, size or state of any body। यहाँ स्टेट का मीन है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ इस स्टेट का मीन क्या है, रेस्ट और मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में ले जाए, और मोशन में है तो रेस्ट में ले जाए, इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिकली हम लोग को पढ़ने जिन जिन फोर्स की स्टडी करनी है वो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट में कौन कौन से हैं, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटिज्म। ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म तो हमें इसे 11th के पोर्शन में मिल जाएगा, तो ग्रेविटेशन आगे जाके मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म 12th की यूनिट्स हैं। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, जिनके बारे में आपको ज़्यादा स्टडी करना है, टेंशन फोर्स, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स, और इसके बाद एक और फ्रिक्शनल फोर्स। इतने फोर्सेस की स्टडी हमें यहाँ पे इस चैप्टर में करनी है। ठीक है, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, इन सब की स्टडी हम बारी बारी से करेंगे। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान दें। सबसे पहले इस चैप्टर में जैसे नाम ही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो न्यूटन के 3 लॉज हैं एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अगर पहला बात करो तो पहला लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, वो इनर्शिया पे बेस्ड है। ठीक, अब इनर्शिया क्या होता है, बॉडी जिस स्टेट में है उसी में रहना चाहती है, आइदर इन रेस्ट और इन मोशन। इनर्शिया 2 प्रकार का होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में। जैसे आम लटक रहा है पेड़ से, तुमको गिराना है तो आम रेस्ट में रहना चाहता है, तुम डाल हिलाओ, तो आम रेस्ट में ही रहना चाहता है, डाल हिल गई, इसलिए आम टूट जाता है, वहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, आप कहीं पे ट्रेन में जा रहे हैं और बैठे हैं, क्या हुआ, ट्रेन में अचानक ब्रेक लगी। जब ब्रेक लगेगी तो क्या होगा, बॉडी आपकी आगे ही चलना चाहेगी और आप बेंड होंगे बैकवर्ड की तरफ, क्योंकि अचानक रुक गए तो बेंड फॉरवर्ड हो जाएंगे, जो क्या है इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे ट्रेन में है, आप ट्रेन के साथ चल रहे हैं, अचानक ट्रेन में ब्रेक लगाई तो आपके बॉडी का अपर पोर्शन आगे की तरफ बेंड होगा, क्योंकि वो उसी स्पीड से चलना चाहता है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी, everybody continues to be in state of rest or of uniform motion unless until external force act on it।
जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। ठीक है, मीन्स इसका मतलब यहाँ पे जो F है वो क्या होगा, जीरो। फोर्स अगर जीरो है तो आपका ma इक्वल टू भी जीरो होगा, यानी एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा था तो सेम वेलोसिटी रहेगी, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। अगर रेस्ट में है वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही रहेगी। ये कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब सेकंड लॉ को पढ़ने के लिए हमको चाहिए लीनियर मोमेंटम। क्या चाहिए, लीनियर मोमेंटम। अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को हम P से नोट करते हैं। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी P इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर डायमेंशन में निकालना चाहोगे तो पहले निकाल चुके हैं, mL/-1, ये डायमेंशन हो गई। मोमेंटम क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, मोमेंटम के चेंज पे बेस्ड है। वैसे अगर ध्यान से देखें, कोई बॉडी अगर स्पीड ऑफ लाइट से धीमे चलती है तो क्या होगा, आपका डेल्टा P अगर लिखा जाएगा तो m डेल्टा V, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर मान लीजिए कोई गलती से स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल गया कोई बॉडी, उस समय मास आपका वेरी करने लगता है, m/1 माइनस v²/c², मास इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, आइंस्टीन ने बताया था रिलेशन। ठीक है, तो हम जनरली स्पीड ऑफ लाइट से धीमे होने पे ही मोशन कंसीडर होता है ज़्यादातर। तो डेल्टा P हमारा क्या होगा, m डेल्टा V, यानी मास चेंज होगा, मास आपका कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी चेंज होगा। अगर आप ग्राफ देखें P वर्सेस V का तो स्ट्रेट लाइन, ऐसे अगर आप देखें P वर्सेस M का तो ये भी स्ट्रेट लाइन। अगर मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया जाए तो मास और वेलोसिटी ग्राफ ऐसे आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये मास वेलोसिटी, मोमेंटम वेलोसिटी की, मोमेंटम मास की और मास वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक, अब आगे अगर हम बढ़ें और देखें न्यूटन का सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to फोर्स। ठीक, मीन्स जो लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कहीं पे तो एक कांस्टेंट आता है K, और डेल्टा P को हम क्या ले सकते हैं, m डेल्टा V बाई डेल्टा T। ठीक है, K हमारा 1 होता है MKS सिस्टम में। ठीक है, MKS में K की वैल्यू 1, तो फोर्स हमारा बेसिकली मिला m dV बाई dt, और dV बाई dt इज एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या निकल के आया, ma। ठीक, और यहाँ से अगर इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर m v माइनस यू बाई डेल्टा टी, या चेंज इन टाइम। ठीक है, तो फोर्स निकालने एक फार्मूला क्या निकला, m v माइनस यू बाई डेल्टा टी, या फिर क्या मिला, F इक्वल टू ma। ये हमारा सेकंड लॉ आया मोमेंटम से। सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान से देखें यहाँ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। मीन्स अगर कहीं पे किसी को हम टाइम बढ़ाते हैं, टाइम ऑफ इवेंट, तो फोर्स क्या होगा, रिड्यूस होगा। जैसे आता है कि क्रिकेटर विड्रॉ हिज हैंड बैक व्हाइल कैचिंग द बॉल, जब क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे ले आता है, तो ले जाने का टाइम बढ़ा रहा है तो क्या फोर्स घट रहा है, यानी चोट कम लगेगी। ऐसे जो आपके पोर्सलिन के सामान है या ग्लास के सामान है, उनको हम रैप करके कागज में या फिर घास फूस में रखते हैं,
इससे ये होता है कि जब हचका लगता है तो वहाँ पे रेस्ट में जाने का टाइम बढ़ता है, तो वो टूटेगा जल्दी नहीं। ठीक है, इसे एक सवाल हम देखते हैं। इसका पहला सवाल जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये दिया, देखो कि a cricketer catches a ball of mass 150 ग्राम in 0.1 सेकेंड मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंस फोर्स। फोर्स निकालना है यहाँ पे। देखिए आपका मास दिया है वो कितना है, 150 ग्राम। 150 ग्राम यानी ये हो जाएगा 0.15 kg। क्या हो जाएगा, 0.15 kg। ठीक है, और हमारा जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया है वो कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब कैच करेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम कितना दिया है, 0.1। ठीक है, अभी हमने फार्मूला देखा क्या, F इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो मास हमारा आ गया कितना, 0.15 इंटू वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 20 अपॉन 0.1। ठीक है, ये आ जाएगा 1.5 इंटू 20 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। ये पहला वाला 30 न्यूटन, सॉरी फोर्स है तो किसमें आएगा, न्यूटन में। ये 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा, समझिए। अब माइनस आया है साइन, माइनस साइन का मतलब क्या है, जो आप प्रोड्यूस कर रहे थे रेजिस्टिव फोर्स वही लगा आपका, तो ये कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन। समझिए, ऐसे देखिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन है, गन अप्लाइड अ फोर्स ऑफ F ऑन ए बुलेट विच इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 100 माइनस 0.5x and 10 to the power 5t Newton. The bullet emerged out with a speed of 400 meter per second. Then find out the impulse imparted. अभी impulse हम लोग पढ़े नहीं, impulse देख लेते हैं पहले। देखिए impulse क्या होता है, impulse क्या है आपका, अगर कहीं पे फोर्स बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। यानी इम्पल्स हमारा क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये होगा एफ डेल्टा टी मल्टीप्लिकेशन। अब इसको अगर देखें सेकेंड लॉ से, तो हमने क्या पढ़ा है, बराबर एम वी माइनस यू बाई डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी मल्टीप्लाई करो तो यही चीज़ इसके बराबर होगा, एम वी माइनस यू। क्या होगा, एम वी माइनस यू। इट मीन्स अगर हम क्या कर दें, एम वी माइनस यू निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, इम्पल्स निकल जाएगा। अब इम्पल्स के बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे देखिए, जैसे यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि दिया इम्पल्स हमने देखा कैसे निकलेगा, या तो हमको पता होना चाहिए एफ डेल्टा टी या फिर एम वी माइनस यू, ये वैल्यू, दोनों वैल्यू से हमारा इम्पल्स निकल सकता है। अब दिया है गन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ एफ ऑन ए बुलेट विच इज गिवन बाय एफ जो हमको दिया है यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 100 माइनस 0.5 इंटू 10 to the power 5t, ये ठीक है। देन बुलेट इमर्ज आउट विद स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट बाहर निकलती है उसकी स्पीड क्या है, 400 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड आउट द इम्पल्स एक्सर्टेड टिल फोर्स ऑन बुलेट बिकम 0। जब फोर्स 0 हो जाए तो इम्पल्स कितना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर एफ डी टी हम करें तो हमारा कोई काम बनेगा, गन अप्लाई द फोर्स एम फोर्स एफ इक्वल टू देन द बुलेट इमर्ज आउट। एफ बराबर देखो क्या होता है, डी पी बाई डी टी।
F बराबर डी चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी, यानी डी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डी टी। अब इंटीग्रेट करना है हमको, डी पी इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी। अब यहाँ एफ टाइम के साथ वेरिएबल है, ठीक है, तो रख दें तो क्या आएगा, एफ है हमारा 100 माइनस 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5t इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करें अगर तो क्या बनेगा, 100t माइनस 0.5 टी स्क्वायर बाई 2, ये तो आएगा 100t माइनस 0.5 टी स्क्वायर बाई 2। ये क्या है आपका डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम जो आ रहा है वो 100t माइनस 0.5 टी इंटू 10 टू पावर 5 सॉरी इंटू 10 टू द पावर 5 टी स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, ठीक। अब हमारा वेलोसिटी को करना है 0, ठीक, तो पहले टाइम निकालना पड़ेगा। अगेन अप्लाई, यहाँ पे फोर्स हमारा 0 कब होगा, ये फोर्स की जो इक्वेशन है उसको हम क्या पुट कर दें, 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 टी। तो यहाँ से क्या होगा 100 इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 टी। तो टाइम क्या आ जाएगा 100 अपॉन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5, ये गया ऊपर 1000 हो गया है 200, तो ऊपर आएगा t बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर -3, कितना आ जाएगा t इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब यहाँ टाइम रखो 2 इंटू 10 टू पावर -3 इसमें, तो 2 इंटू 10 टू पावर -3 अगर रखें टाइम की वैल्यू तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.2 माइनस, देखिए 100t में t की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर -3 रखेंगे तो आ जाएगा 0.2 माइनस 0.5 इंटू, अब ये टी स्क्वायर बाई 2 है तो टी स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 4 बाई 2 इंटू 10 टू पावर -6 और 10 टू पावर -5, ये हो जाएगा, इसको करो जरा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर 0 पॉइंट जगह ही नहीं बची इसमें, फिर से देखो यहाँ पे t की वैल्यू रखे हैं हम 2 इंटू 10 टू पावर -3, तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 0.5 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन 2, 2 2 जा 4 हो गया, 5 2 जा 10 यानी 0. ये आया 1 0.1, तो माइनस क्या हो जाएगा 0.1 यानी कितना बचेगा 0.1 न्यूटन सेकेंड, कितना आ जाएगा 0.1 न्यूटन सेकंड। ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है, समझिए। हमने क्या किया एफ डी टी करके डेल्टा पी निकाला, चेंज मोमेंटम, और डेल्टा पी बराबर ही क्या होता है इम्पल्स, या एफ डी टी करते वही इम्पल्स है हमारा। यहाँ से हमने क्या देखा, ये इक्वेशन आई। अब टाइम की इक्वेशन निकालने के लिए फोर्स कह रहा है जब 0 हो जाए, तो फोर्स 0 करके हमने क्या निकाल लिया टाइम, फिर रख दिए तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इम्पल्स की बात करें, ऐसे लिखा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v1, it is given an impulse such that velocity become v square या 2v है, then the magnitude of impulse is equal to, अच्छा वेलोसिटी बिकम v2 वेक्टर, ठीक। इम्पल्स तो सिंपल है, अभी आपने देखा क्या होता है इम्पल्स i इक्वल टू m v माइनस u, यहाँ देखो m आपका v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये आपका इम्पल्स हो जाएगा, ठीक है। m v2 माइनस v1, पहला वाला ऑप्शन है यही सही है, ठीक। अगला अगर देखो दिया पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग वेलोसिटी v1 हो गया, बुलेट ऑफ मास m फायर्ड विद वेलोसिटी इन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, द फाइनल वेलोसिटी v विल बी, ठीक है। देखो एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से एक बुलेट फायर की गई, तो बुलेट जब इसमें जाएगा तो ये क्या होगा, बुलेट और ब्लॉक दोनों एक साथ चलने लगेंगे, तो हम क्या लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम इनिशियल
P इनिशियल इक्वल टू V फाइनल। अगर इनिशियल मोमेंटम देखें तो वेलोसिटी क्या है mv, बाद में m प्लस कैपिटल M इंटू नेट वेलोसिटी V फाइनल हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगी mv अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। ये वाला बात समझ आई। हम क्या लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व अंटिल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो टोटल मोमेंटम हमारा क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, द बॉडी विल हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम। कह रहा अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई, अब फोर्स को क्या कर दिया गया है कांस्टेंट, फोर्स क्या है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। देखो द बॉडी मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस F1 एंड F2, इट्स वेलोसिटी बिकम यूनिफॉर्म अंडर अ थर्ड फोर्स F3 गिवन बाय, ठीक है। देखो जो हमारा इन दोनों फोर्स का है नेट रिजल्टेंट क्या आना चाहिए जीरो, मतलब तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए जीरो। लमीज थ्योरम में हमने देखा अगर कोई हमारा ये वाला फोर्स F1 है, ये F2 है और ये F3 है, अगर तीनों का रिजल्टेंट जीरो आता है F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू जीरो, तभी बॉडी क्या होगी यूनिफॉर्म स्पीड से चल सकती है। इसमें क्या करा बॉडी मूविंग अंडर द एक्शन इतना टू फोर्सेज, द वेलोसिटी बिकम्स यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कब होगी जब फोर्स नेट क्या हो जाए जीरो, तीनों का सम हमारा क्या आना चाहिए जीरो। तो हम लिख देंगे F1 हमारा 2i F1 प्लस F2 प्लस आखिरी वाले फोर्स को F लिखते हैं इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो। तो 2i वेक्टर माइनस 5j वेक्टर प्लस 3i माइनस 4j वेक्टर प्लस F इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो। ये आ जाएगा 5i वेक्टर माइनस 9j वेक्टर प्लस F इक्वल टू जीरो, यानी F इक्वल टू क्या आना चाहिए माइनस 5i प्लस 9j। समझ गए क्या होना चाहिए, दो फोर्स का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर जब आएगा तभी तो रिजल्टेंट जीरो होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला दिया इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड, द फ्यूल इज इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, दिस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन रॉकेट इक्वल टू। देखो फोर्स ऑन रॉकेट, रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है, अगर ये रॉकेट है ऊपर जा रहा है, यहाँ गैस निकल रही है, तो इसमें फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू dm बाई dt। क्या होगा वेलोसिटी इंटू dm बाई, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मास चेंज होता है जिसकी वजह से ये ऊपर मूव करता है, ठीक है। तो रॉकेट प्रोपल्शन ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारी वेलोसिटी जो दिया है वो कितना दिया है 60 किलोमीटर पर सेकेंड। अब यानी 60 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है इंटू मास जो है वो क्या है इतना 1 kg dm बाई dt 1 kg पर सेकेंड है, तो ये कितना आ गया 1 kg पर सेकेंड, ये हो गया, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ, यहाँ पे dm बाई dt आपको ये दिया है ना, एक्सर्ट फोर्स ऑन रॉकेट। अब देखो इसको क्या आ जाएगा 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये तो आ जाएगा। अब देख लो ये वाला आंसर सही है, ठीक है, समझिए। तो रॉकेट प्रोपल्सन में क्या देखेंगे फोर्स बराबर v इंटू dm बाई dt। यहाँ पे मास हमारा चेंज होता है, मास रिड्यूस होगा, गैस का मास नीचे निकलेगा तो रॉकेट कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, इम्पल्स में कुछ सवाल और बनते हैं, जैसे जैसे मान लिया हमारा एक कोई वॉल है, ठीक, या कोई बॉडी, अगर कोई बॉल जा रही है और यहाँ से टकरा के वापस आ रही है और यहाँ पे क्या है जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। कैसा है कोलिजन परफेक्टली, तो ध्यान से देखो अगर इधर से जा रही तो वेलोसिटी v है और जब वापस आ रही तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी -v। तो यहाँ पे इम्पल्स के लिए हम क्या निकालेंगे फार्मूला mv माइनस u। अब यहाँ देखो m फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई -v, इनिशियल क्या था v, तो ये क्या आ जाएगा -2mv, क्या हो जाएगा
-2 mb। जैसे मान लो कोई बॉलर है, उसने बॉल किया, क्रिकेटर ने बैक टू द बॉलर स्ट्रेट, अगर उसने वापस मारी है तो इसी के जो इम्पल्स इम्पार्टेड विद बैट होगा वो -2 mb होगा। ऐसे दूसरा सवाल आया, जैसे मान लीजिए आपकी ये बॉल है और यहाँ से एक बॉल आ रही थी विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से आ रही थी और यहाँ पे एट एन एंगल थीटा। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक था तो तुमको बताना था इम्पल्स, क्या बताना है? तो इम्पल्स बेटा हमको चाहिए क्या, ज़्यादातर केस में ऐसे निकालना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखो जब ये आ रही है बॉडी तो इसकी वेलोसिटी अगर यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, इधर क्या है v cos थीटा, नीचे क्या है v sin थीटा है। अब अगर इसके देखें v इनिशियल, तो v इनिशियल जो आएगा वो क्या है, या इसको कह सकते हो u, कह सकते हो u हमारा क्या है, उधर की तरफ क्या है पॉजिटिव, यानी v cos थीटा आई कैप माइनस v sin थीटा j कैप है। अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो वो देखो टकराने के बाद ये ऐसे वापस जाएगी ना, ये थीटा, तो इधर एक कंपोनेंट आ गया वो क्या है v cos थीटा और नीचे कंपोनेंट आया वो क्या है v sin थीटा, यानी ये क्या बनेगा -v cos थीटा आई कैप प्लस माइनस v sin थीटा j कैप, यही तो आया हमारा। अब इम्पल्स हमारा क्या है mv माइनस u। अब यहाँ v माइनस यू करो तो इसको इससे माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये बचेगा, यानी हमारा क्या आएगा 2m माइनस 2mv cos थीटा आई कैप। ठीक, अगर ऐसा सवाल आया तो हमारा मोमेंटम क्या, जो इम्पल्स आया वो क्या है -2mv cos थीटा। ठीक, या फिर कह सकते हो जो इम्पल्स आएगा वो -2mv cos थीटा आएगा, मैग्नीट्यूड लिखना होगा खाली तो 2mv cos थीटा। ऐसे सवाल आपको मिल सकता है इम्पल्स निकालने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूटन की थर्ड लॉ पे। न्यूटन का थर्ड लॉ आपको सबको पता होता है, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि अगर दो बॉडी आपस में टकरा रही हैं, ये इससे टकरा रही है इससे, तो F12 और ये क्या होगा F21, हमेशा क्या होगा एक्शन रिएक्शन, F12 इक्वल टू माइनस टाइम F21, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। जैसे आपने बुलेट देखा, बुलेट क्या होगा, जितना फोर्स गन लगाएगा बुलेट पे उतने फोर्स बुलेट लगाएगी गन पे, यानी रिकॉयल ऑफ गन। तो रिकॉयल गन में अगर देखें, इसके दो ही सवाल बनते हैं, एक तो रिकॉयल गन में मान लो कोई गन है, इससे आपने बुलेट दागी, बुलेट का मास m, गन का मास कैपिटल M। जब आपने बुलेट को फायर कर दिया तो जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी हो गई v, इसको v लिख दे रहे हैं, तो क्या होगा गन रिकॉयल करेगी वापस, उसको क्या कहते हैं वेलोसिटी ऑफ गन। तो क्या लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले मोमेंटम हमारा 0 है, बाद में मास ऑफ द वेलोसिटी गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये तो होगा। यहाँ से अगर वेलोसिटी ऑफ गन देखें तो क्या आएगा माइनस टाइम मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन, ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी गन की। ठीक है, ऐसे ही रॉकेट प्रोपल्सन अगर देखें, इसमें भी थर्ड लगता है ना, आपका रॉकेट किधर जाता है ऊपर, जबकि इससे क्या निकलती है गैस। मान लो रेट ऑफ गैस निकलना क्या है आपका dm/dt, क्या है dm/dt। तो रॉकेट के ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा F बराबर वो m इंटू मास तो यहाँ पे वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है वेलोसिटी इंटू dm/dt। ये हमारा इस पे क्या लगेगा रॉकेट प्रोपल्सन के समय फोर्स। ठीक, तो वेलोसिटी इंटू dm/dt करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा रॉकेट की ऊपर कितना फोर्स लगेगा अपथ्रस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं
फोर्सेस के बारे में, जो हम लोग फोर्सेस पढ़ रहे थे उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला फोर्स जो आपका है वो क्या है? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स की अगर बात करें तो टेंशन के लिए क्या चाहिए? स्ट्रिंग। जैसे हमारा कोई ये है, इससे हमारा कोई ब्लॉक टंगा हुआ है नीचे की तरफ, तो स्ट्रिंग में क्या रहेगा? हमेशा टेंशन। टेंशन कहाँ लगेगा? स्ट्रिंग में, ठीक है। अब हमारी जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। जो हमारी जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग को आप अगर खींचे तो वो ऐसा नहीं कि उसमें एक्सटेंशन होना चाहिए। स्ट्रिंग हमारी कैसी हो जाए? इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। अब देखिए इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो अब टेंशन लगेगा किधर? ऑलवेज एट टू शॉर्टन द लेंथ। हमेशा टेंशन की डायरेक्शन कैसे लगाएंगे? ऐसे लगेगा जैसे स्ट्रिंग की लेंथ को छोटा करे, और किधर? अलोंग द स्ट्रिंग। कैसे लगेगा? अलोंग द स्ट्रिंग। जो इसकी डायरेक्शन होगी वो ऐसे कुछ, जैसे यहाँ पे अगर हम टेंशन देखें तो टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। यहाँ पे टेंशन देखें तो किधर लगेगा? ऐसे, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे स्ट्रिंग पे टेंशन देखें तो नीचे, यहाँ पे देखें तो किधर लगेगा? ऊपर। जैसे मान लीजिए हमने दो ब्लॉक लिए ऐसे, एक स्ट्रिंग से बांधा और एफ फोर्स से इसको खींच रहे हैं किसी प्लेन में, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट पे अगर देखेंगे तो टेंशन किधर लगेगा? इधर। और इस ऑब्जेक्ट पे देखेंगे तो टेंशन किधर लगेगा? इधर। तो टेंशन को हमेशा ध्यान रखना है अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा। और कैसे लगेगा? ताकि वो स्ट्रिंग की लेंथ को छोटा करे, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। तो ये हो गई टेंशन की बात, टेंशन फोर्स, ठीक है। कैसा है ये? कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे यहाँ पे देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। अगर यहाँ पे हम इक्वेट करें इस पॉइंट पे तो टेंशन ऊपर mg नीचे, यानी टेंशन बराबर क्या आ गया? mg। पर जरूरी नहीं कि हर जगह टेंशन बराबर mg आए। तो टेंशन भी क्या है? एक फोर्स है, ठीक। दूसरी अगर बात करें हम तो क्या है वो? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा? कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक। अपोजिट टू वेट। अपोजिट टू वेट के अपोजिट कह सकते हो, या कॉन्टेक्ट सरफेस, जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर लगेगा हमेशा, ठीक। अब जैसे तुम देखो ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी पे कोई बॉडी रखी है जिसका मास m है, ऊपर लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक। नीचे क्या लगता है? mg। क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स हैं? एक्शन रिएक्शन फोर्स न्यूटन का थर्ड लॉ जो पढ़े उसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों दो बॉडी होनी चाहिए और दोनों पे सेम नेचर का फोर्स लगना चाहिए। कैसा लगना चाहिए? जैसे ये वाला mg फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर नॉर्मल रिएक्शन कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसा है वो? इसीलिए दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, जबकि n बराबर mg आता है, ठीक। अब मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटी mg, और जो है सरफेस ऊपर लगाएगा फोर्स उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। अब मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन ऐसा आ गया, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा? परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस हमारा ये है, तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, यानी हमारा नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा और इधर की तरफ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर हो गया, ठीक। अगर मान लिया हमारा कहते हैं डेथ बेल है, क्या है? डेथ बेल, और इस पर कोई गाड़ी घूम रही है, मान लीजिए इस पर कोई गाड़ी ऐसे से घूम रही है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा? कॉन्टेक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे mg नीचे लग रहा है, और अब ये दिखाना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल फोर्स ऑलवेज mg नहीं होता। जैसे mg यहाँ नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन देगा? मॉड के इक्विवेलेंट में mv²/r। क्या देगा? अगर कोई सर्कुलर घूम रहा है मॉड के इक्विवेलेंट में, तो वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से मिलेगा? mv²/r। समझ गए? अब कई जगह पे हमको मुश्किल हो जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन मतलब किसका नॉर्मल कहाँ लें। जैसे मान लिया ये बॉल है,
और ये हमारी है लैडर, ये क्या है। अब नॉर्मल रिएक्शन देखो, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बनाएगा तो कॉन्टैक्ट सरफेस ये वाला हुआ, मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के दोनों तरफ सरफेस प्रेजेंट होगा उसी के परपेंडिकुलर हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल। जैसे यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आएगा, ये क्या है N1, इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, ये क्या है N2। हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जो सरफेस दोनों तरफ होगा उसी पे लगेगा। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें कि मान लिया ऐसा कोई आ गया कि लैडर ऐसे रखी है, ये हमारी वॉल है। अब यहाँ पे देखो तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा, N1 ऐसे, पर इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाना है, अब यहाँ लैडर दोनों तरफ प्रेजेंट है ना कॉन्टैक्ट सरफेस के, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ऐसा आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन में ये कुछ बातें ध्यान रखनी है हमको कि हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जो दोनों तरफ सरफेस प्रेजेंट होगा उसी के परपेंडिकुलर हम नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स के बारे में। अगला है स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। अब पहले इनके इस्तेमाल और इनके यूजेस पे बात करते हैं, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले हमको डिस्कस करना होगा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। इसके बारे में FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, टू रिप्रेजेंट all forces and net acceleration of body separately। किसी बॉडी पे अलग करके उस पे सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, और उसका नेट मोशन देखना, यही हमारा क्या फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे एग्जांपल के लिए ले लें, ये हमारा कोई सरफेस है, यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, तीसरी बॉडी है जिसका मास m3 है। इस पर हमने फोर्स लगाया F, ठीक। अब इफ हमारा प्लेन कैसा है, स्मूथ है, प्लेन कैसा है, तो हर बॉडी पे सारे फोर्सेस को अलग अलग देखना है। जैसे हम इस वाली बॉडी को देखें, यहाँ पे देखो, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन और ये इधर लगाएगा, इसको N1 कह दिया। ये इस पे इधर लगाएगा N2, ये इस पे इधर लगाएगा N2, कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, उसको N1 N2 कहा, ठीक। अब अगर पहले वाले ब्लॉक को देखें M1 को, इस M1 को, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स, इसको हमने क्या कह दिया, नॉर्मल रिएक्शन R1, ठीक। इधर की तरफ इस पे क्या लग रहा है, N1 कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लग रहा है, और इधर की तरफ हमने क्या लगाया, अप्लाइड फोर्स, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, M1G क्या लग रहा है। अब इन सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना ही क्या है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। अब बॉडी मूव किधर कर रही है, इधर की तरफ मूव किधर कर रही है, तो मान लो इधर की तरफ इफेक्टिव एक्सीलरेशन क्या है, A, ठीक। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमको देखना होगा तो हम देखें इक्विलिब्रियम में जो R1 बराबर है वो किसके होना चाहिए, mg, क्योंकि सरफेस पर रुका हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाला वर्टिकल फोर्स दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। ऐसे इधर का देखें तो फोर्स इधर लग रहा है, अपोज कर रहा है N1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, M1A के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए, अगर बॉडी मूव कर रही है तो इधर फोर्स लग रहा है, अपोज कौन कर रहा है, N1, तो क्या हो जाएगा F माइनस N1 इंटू इक्वल टू M1A। अब दूसरी वाली बॉडी अगर M2 की बात करें, अगर M2 को देखो ध्यान से, तो ऊपर की तरफ लग रहा है ये रिएक्शन फॉर R2, नीचे क्या लगेगा M2G, इधर की तरफ जो लग रहा है वो क्या है N1, और इधर की तरफ क्या लग रहा है वो N2। यानी इस वाली बॉडी को कौन चला रहा है, N1 कौन चला रहा है। तो इसके केस में देखो R2 इक्वल टू क्या मिलेगा, mg, R2 इक्वल टू क्या मिलेगा, mg, और N1 माइनस N2 इक्वल टू M2A मिलेगा, क्या मिलेगा, M2A। ऐसे तीसरी बॉडी को देखो, अगर M3 को, तो M3 को यहाँ इधर केवल धक्का दे रहा है N2, बाकी ऊपर की तरफ लग रहा है R3 और नीचे की तरफ क्या लग रहा है M3G, ठीक। तो इसको एक फोर्स तो R3 हमारा बैलेंस हो रहा है, वो क्या हो गया M3G, और हमारा N2 इक्वल टू सीधे क्या होगा M3A, क्या होगा। हमारे पास तीन इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन हमारी ये वाली, और एक इक्वेशन हमारी ये वाली, और एक इक्वेशन हमारी ये वाली, समझ गए। तो ऐसे बॉडीज को अलग अलग करके सेपरेटली सबकी इक्वेशन बनाना ही क्या है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर देखें, अगर तीनों को हम ऐड कर दें, तीनों को ऐड करेंगे
तो हमारा F इज इक्वल टू मिलेगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, यानी एक्सीलरेशन क्या आएगा F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, समझिए। तो ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, कांटेक्ट फोर्स, समझिए। दूसरा एग्जांपल है टूड मशीन का, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे एक पुली है फिक्स, हमने एक मास यहाँ लटकाया, इसका मास है M1, एक इधर लटका हुआ है, इसका मास है M2। अब इस पे अगर हम फ्री बॉडी स्टडी करें, मान लीजिए हमारा M2 मास ग्रेटर देन M1 है, M2 मास ग्रेटर देन M1, तो ये किधर मूव करेगा, नीचे, ये किधर जाएगा, ऊपर। अब चूंकि दोनों फिक्स पुली से बने हैं तो एक्सीलरेशन ए इसका नीचे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऊपर। अगर इस M2 को देखें, फॉर M2, तो यहाँ देखो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन, इसमें भी टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर। कि आपने क्या सीखा है, हमेशा स्ट्रिंग को छोटा करने के लिए टेंशन लगता है। M2 पे नीचे लगेगा M2G, अब ये चूंकि जा रहा है नीचे, इसका मतलब M2G क्या होगा, ज़्यादा। ये वाला जा रहा है ऊपर, यानी M1G से ज़्यादा क्या होगा, टेंशन। अगर इसके लिए इक्वेशन लिखा जाए M2 के लिए, तो क्या बनेगा, M2G माइनस T बराबर M2 इंटू A, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन लिखे तो टेंशन लग रहा है ऊपर, टेंशन माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू A, दोनों को ऐड कर दें अगर, तो क्या आएगा, M2 माइनस M1 इंटू G इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, ठीक। यानी एक्सीलरेशन निकल के क्या आएगा, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक। और टेंशन जो आएगा, किसी इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दें, तो वो मिलेगा 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसका आया है, ठीक है। तो नीट में जब सवाल आया था क्या दिया गया था, देखो ये हमारा था पुली, यहाँ पे हमारा था 4 kg और इधर दिया था 6 kg, ठीक है। 4 kg और 6 kg है। अब तुमको बताना था एक्सेलरेशन, तो सिंपल आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या, M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू G। आप यहाँ देखिए बड़ा वाला मास क्या है, 6 माइनस 4 अपान 6 प्लस 4 इंटू G, कितना आ जाएगा, 2/10 G, यानी आंसर क्या आ जाएगा, G/5। आंसर क्या हो जाएगा, G/। अब टेंशन पूछ ले तो भी डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इसका इम्पोर्टेंट ऐसे डायरेक्ट सवाल है, ठीक। अभी इस पर हम और आगे डिस्कस करेंगे ज़्यादा सवाल इसके कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ने के बाद, ठीक है। इसमें वेज प्रॉब्लम और कंस्ट्रेंट मोशन कैसे होता है उसको देखेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक। इसमें एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि जहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई, जैसे ये वाला सवाल देखो दिया है, इसमें फ्रिक्शन है क्या, 2 blocks each of mass m, mass resting on frictionless inclined plane as shown in figure, then the block A move down the plane, the block B move down the plane, the both block remains at rest, both block move down plane। देखो ये दिया फिक्स पुली के ऊपर रखे हैं, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। अगर इसको हम निकालना चाहें, देखिए इसको अगर देखें, इधर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और mg किधर लगेगा, नीचे। इधर mg लगा, इधर क्या है 30, तो अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 30, mg नीचे लगा तो इधर क्या आएगा mg cos 30, और इधर की तरफ क्या आएगा mg sin 30। यहाँ ऐसे देखो सिंपली, इधर की तरफ क्या आ जाएगा mg sin 60 डिग्री, ठीक। और इधर की तरफ क्या आएगा mg cos 60 डिग्री, और इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N2 लगेगा कोई, ठीक है। अब देखो इधर की तरफ वाला फोर्स क्या है, mg sin 30, sin 30 इज 1/2, यानी कितना हो जाएगा mg इंटू 1/2, यानी कितना है mg/2। इधर क्या है mg sin 60, mg sin 60 करो तो कितना आएगा, fc की तरफ हम निकाल रहे हैं, इधर क्या है f, इधर मान लो b की तरफ, ये b है, तो क्या आएगा b की तरफ क्या आएगा mg sin 60 इज √3/2, कितना होगा रूट, ये कितना आएगा, इसका मतलब हुआ 0.5 mg, कितना हुआ √3/2 कितना होगा
√3 इज 1.713 यानी लगभग 0.85 mg ये आएगा। अब किधर का फोर्स ज़्यादा है, ये वाला फोर्स ज़्यादा है ना, यानी मूव किधर करेगा, इधर की तरफ। यानी देख लो, द ब्लॉक ए मूव डाउन द प्लेन, ये ब्लॉक ए मूव डाउन द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए, जिधर का नेट फोर्स ज़्यादा होगा उधर ही तो बॉडी मूव करेगी। ठीक, ऐसे ही अगला कोई क्वेश्चन है, ये देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज केप्ट ऑन लिफ्ट। अब देखो इसी के लिए मैं पढ़ाना चाह रहा था, वो एक चीज़ है क्या है, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है, ये एक तरह से जब हम न्यूटन के थर्ड लॉ को अप्लाई नहीं कर, मतलब न्यूटन के लॉज को अप्लाई नहीं कर पाते, मींस नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसा है, फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब ये कहाँ लगता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, स्यूडो कहाँ लगेगा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, कहाँ लगेगा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। वेलोसिटी से मतलब नहीं है हमारा, क्या है, एक्सेलरेशन के अपोजिट। किधर चल रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसका एक्सेलरेशन किधर है, हमेशा अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम लगेगा। समझिए, कहाँ लगेगा, बॉडी पे, और होगा मैग्नीट्यूड कितना होगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। समझिए, स्यूडो फोर्स कब लगाते हैं, अगर हमारा फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो उस पर हम न्यूटन के लॉज को अप्लाई करने के लिए स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक, ये अब जैसे यही सवाल है, दिया ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज केप्ट ऑन अ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने लिफ्ट हमारी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है ऊपर की तरफ। फाइंड द नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर, हमको नॉर्मल निकालना है। तो ब्लॉक के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर देखें तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल। ठीक, नीचे की तरफ एक फोर्स क्या लग रहा है, mg, क्या लग रहा है। ये तब हम सॉल्व करते हैं जब हमारा क्या होता है, ये इनर्शियल फ्रेम पे, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ऊपर, तो इस पे दूसरा क्या लगेगा, स्यूडो, क्या लगेगा, यहीं पे लगेगा, किधर लगेगा, अपोजिट, क्या लगेगा, एफ स्यूडो। जो लगेगा एफ स्यूडो, ये किधर लगेगा, फ्रेम ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो किधर लगेगा, नीचे। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो कितना आएगा, एक तो mg और दूसरा क्या आया, एफ स्यूडो। नॉर्मल रिएक्शन हमारा mg है और एफ स्यूडो कितना आएगा, मास ऑफ द बॉडी 5 के मतलब m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 2। ठीक है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा, मास हमारा कितना दिया है 5, g हमारा ले लें 10 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। कितना लगेगा, समझ गए, स्यूडो फोर्स समझ में आया। तो स्यूडो फोर्स हम कब लगाएंगे, जब हमारा फ्रेम कैसा हो, नॉन इनर्शियल। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेन मोशन और उसके प्रॉब्लम और। ठीक है, बाकी इसके और सवाल करेंगे। ठीक, धन्यवाद।